नमस्कार मित्रों आज प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय प्रतीक जो भारत का, उस पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते है वो उपनिषद से लिया गया है और वो उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते यानी सत्य की विजय होती है, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित है। ये इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी। मित्रों, एक होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में, पूरे ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय पर आधारित थी, यानी व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था उसका वर्ण उसी प्रकार का होता था। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति सेना में कार्य करता था, सैनिक होता था या युद्ध का कार्य करता था, तो वो क्षत्रिय गिना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित हो गई, यानी जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म ले रहा है वो उसी वर्ण का होकर रह जाता था। तो प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में था। मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग में लिया था जौ को, यानी यव को। यव इसका संस्कृत नाम है। जौ का प्रयोग है वो मनुष्य ने सबसे पहले किया था, बाद में गेहूं का प्रयोग किया था। और इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि मनुष्य ने सबसे पहले जौ को उगाया था, लेकिन मनुष्य ने खाया सबसे पहले गेहूं को था। तो मनुष्य को सबसे पहले ज्ञात अन्न है वो जौ या यव था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। संयुक्त परिवार प्रणाली जो कि ऋग्वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी, इसकी जानकारी थी। ऋग्वैदिक आर्यों को कृषि का ज्ञान भी था। ऋग्वैदिक आर्यों को वर्ण व्यवस्था का ज्ञान नहीं था। विवाह प्रथा है वो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी और इसे एक पवित्र संस्कार के अंतर्गत गिना जाता था। लेकिन वर्ण व्यवस्था है वो उस समय जाति आधारित नहीं थी, जन्म आधारित नहीं थी। और उस समय इसको लोग है वो वर्ण व्यवस्था मानते ही नहीं थे, क्योंकि जो व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवसाय जानता था उस प्रकार का व्यवसाय करने की उसको छूट होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते वर्ण व्यवस्था ने जन्म आधारित प्रणाली को अपना लिया और एक जाति से दूसरी जाति में जाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 55, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। जुरैसिक काल का ऐसा फॉसिल है वो छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। राजस्थान में भी जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पर स्थित राष्ट्रीय मृग उद्यान से इस प्रकार के बहुत सारे फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स का अर्थ होता है पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे जो हजारों करोड़ों साल पहले है वो पृथ्वी में दब गए और उनके साक्ष्य अभी है वो वहाँ से मिले हैं। इस प्रकार के जो पेड़ पौधे दबे हुए हैं उनको फॉसिल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार का जुरैसिक काल का फॉसिल्स है वो वृक्षीय फॉसिल यानी वृक्ष का फॉसिल मिला है छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 56, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। यज्ञ सूत्र का वर्णन है वो यजुर्वेद में किया गया है, यानी यज्ञों के नियम, यज्ञ किस प्रकार से किए जाने चाहिए, यज्ञ कितने प्रकार के होते थे, अश्वमेध यज्ञ, अग्नि यज्ञ, ये कितने प्रकार के यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ, इन सब का वर्णन है वो यजुर्वेद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, और यजुर्वेद मित्रों 2 भागों में बटा हुआ है, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। क्वेश्चन नंबर 57,
निम्न में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति है वो अपने मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। सभा है वो इस समय संभ्रांत लोगों की एक परिषद होती थी, जिसमें उस संबंधित ग्राम के जो गणमान्य व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति होते थे, वो ही इस सभा के सदस्य होते थे। गण है वो परिवार को गण कहा जाता था। और विदत, ये विदता नहीं है, विदत है वो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी और इसमें स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो ब्रुस्टोफेदन यानी पिक्टोग्राफिकल लिपि है, चित्रलिपि है, और उस चित्रलिपि को अब तक विद्वानों को पढ़ने में सफलता नहीं मिल सकी है। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये लिपि है वो अज्ञात लिपि है, यानी इसको आज तक कोई भी विद्वान है वो पढ़ नहीं पाया है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? यानी भारतीय संगीत का उद्गम किस से माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जन्म है वो सामवेद से होता है। सामवेद में मुख्यतः गायत्री मंत्रों यानी ऐसे मंत्र जिन्हें गाया जा सके, ऐसे गायन मंत्रों का संग्रह है, और इन गायन मंत्रों से ही माना जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित नियम दिए गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, और पृथ्वी की रचना किस प्रकार से हुई थी ऐसा बताया गया ऋग्वेद में। और अथर्ववेद में जादू, टोने, टोटके, वैज्ञानिक जो भी आविष्कार उस समय हुए थे उनके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद शब्द मित्रों उप प्लस निषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता समीप और निषद यानी गुरु, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, यानी पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड लोथल में मिला है। लोथल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? मित्रों, लोथल है वो भारत के तटवर्ती राज्य गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त होती है? आर्यन जनजातियों की सबसे प्राचीनतम बस्ती है वो आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहाँ से आर्यों ने भारत में एंट्री ली थी वो सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों के मध्य का जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। और आर्यों का निवास स्थान मित्रों ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण तक ये सप्त सैंधव प्रदेश ही रहा था। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में आर्य है वो गंगा घाटी की तरफ विस्तारित हुए थे, यानी पूर्व की ओर बढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 63, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः व्यापार और कृषि पर आधारित थी, लेकिन व्यापार और कृषि मित्रों दोनों साथ में आए तो कृषि है वो व्यापार पर तवज्जो दी जाती है कृषि को। तो सिंधु अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः कृषि पर यानी एग्रीकल्चर पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? मित्रों, मोहनजोदड़ो है वो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान ने ये मांग की है कि जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से मिली थी और जो तत्कालीन ASI निर्देशक जॉन मार्शन ने कलकत्ता के
पुरातत्व संग्रहालय में रखवाई थी, उसकी पाकिस्तान ने वापस मांग की है कि यह है वो हमारे क्षेत्र मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, उसकी मांग है वो वर्तमान में पाकिस्तान ने की है। क्वेश्चन नंबर 65, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती और मिट्टी के पात्र। मित्रों, कालीबंगा से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के पात्र यानी मृद भांड प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा है वो इन मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, वहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और भैंस के साक्ष्य भी सबसे पहले है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मित्रों, बंदरगाह नगर यानी डॉकयार्ड लोथल था। क्वेश्चन नंबर 66, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम मित्रों है वो जय संहिता था और उसके बाद में इसका नाम है वो सप्तसहस्त्र संहिता पड़ा और वर्तमान में इसका नाम है वो महाभारत है, जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भारतीय संगीत का उद्गम है वो सामवेद से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, जिस मनीषी यानी विदुषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वह कौन थी? यानी वो विदुषी या विद्वान पंडित कौन था जिसने दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को फैलाया? दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को फैलाना का श्रेय है वो संगम युगीन कवि मुनि अगस्त्य को जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल गुजरात भारत में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है और हड़प्पा है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर। इसकी खोज है वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी और उस समय ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष या निर्देशक है वो जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। भारत में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके संपर्क है वो बेबीलोन, मिस्र और सुमेरिया, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी था और यहाँ से व्यापार है वो उन्नत अवस्था में था और ये व्यापार है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में था, यानी सरप्लस व्यापार करते थे। यानी इन्हें इन सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यापार करने पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लाभ होता था। क्वेश्चन नंबर 71, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद। मित्रों, इसमें से 3 है वो वेद हैं, बल्कि 1 है वो पुराण है। तो इसमें विषम है विष्णु पुराण। मित्रों, विष्णु पुराण में मौर्यों का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की सबसे लंबी राजाओं की वंशावली दी गई है और इसी प्रकार वायु पुराण में गुप्तों का वर्णन किया गया है। तो सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद ये वेद है, जबकि यह है वो विष्णु पुराण है, ये अलग है। मित्रों, पुराण 18 है जबकि वेद 4 है। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद में सामवेद की रचना हुई, सामवेद के बाद में यजुर्वेद और अंतिम रूप से अथर्ववेद की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है वो सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ था, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी प्राप्त होता है।
अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, और दूसरी सबसे बड़ी इमारत है वो सार्वजनिक स्नानागार था। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग है वो आदि शिव यानी पशुपति शिव की पूजा करते थे, और ये प्रकृति पूजक लोग थे। ये प्रकृति में जो भी हलचल देखते, जो उनको समझ में नहीं आता था, उसको ये है वो देवी देवताओं के रूप में पूजने लग जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूलतः प्रकृति के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है वो सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है वो मूलतः दयाराम साहनी को माना जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी, और जिस किसी भी सभ्यता में सबसे पहला स्थल जो खोदा जाता है, जिसकी खोज की जाती है, उसके नाम पर ही उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसका पहला स्थल है वो हड़प्पा के रूप में खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से मित्रों ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से स्टैच्यू ऑफ प्रिस्ट की आकृति मिलती है। कालीबंगा से मित्रों हल के चिन्ह मिलते हैं, यानी इस प्रकार से जोती हुई हल के जो आकृतियां हैं वो मिलती है, और इसमें 2 फसलें एक साथ उगाई जाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पास पास में हल की जो रेखाएं थी, शिरो रेखाएं, उनमें, और जो दूर दूर थी उनमें, पास पास में गेहूं बोया जाता था, और जो दूर दूर की हराइयाँ होती थी हल की, उनमें चना बोया जाता था। और लोथल से पत्तन यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मित्रों क्वेश्चन नंबर 76, उपनिषद क्या है? उपनिषद मित्रों हिंदू धर्म में दर्शन है एक प्रकार का, जो हिंदू दर्शन का एक प्रकार का स्रोत है। इसमें महान ऋषि मुनियों के उपनिषदों में उनके विचारों, उनके तार्किक विचारों का संग्रह किया गया है, और ये मूलतः गुरु शिष्य के मध्य संवाद थे। उपनिषद वो मूलतः संवाद शैली में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ के बारे में जितने भी नियम होते थे, उन सब नियमों का उल्लेख है वो यजुर्वेद में किया गया है। यानी धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध है वो यजुर्वेद का है, जो कि 3रे नंबर पर रचा गया था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका ये रचना के हिसाब से, समय के हिसाब से, काल के हिसाब से इनका क्रम है। तो वेदों का कालक्रम है वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र यानी जादू, टोने, टोटके, इन सब का वर्णन है वो अथर्ववेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 79, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार या विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस शहर में पाया गया है? तो विशाल स्नानागार और अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा है वो मित्रों जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। धौलावीरा से लगभग 80 बड़े बड़े तालाबों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि जल संग्रहण की एक उन्नत तकनीक को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद का सर्व प्रमुख देवता है वो इंद्र था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में लगभग 250 बार आया है। दूसरा प्रमुख देवता है वो अग्नि था, उसका उल्लेख है वो 200 बार आया है। क्वेश्चन नंबर 82, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? यानी गौतम बुद्ध ने समाधि या अपने शरीर का त्याग है वो कुशीनगर, वर्तमान
उत्तर प्रदेश में किया था। क्वेश्चन नंबर 83, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनानुसार बनाए गए अच्छे शहर थे। ये व्यापारिक नगर थे जिनकी रचना है वो वर्तमान इंजीनियरों के द्वारा जो टाउन कस्बे बसाए जाते हैं उस तरह से इसकी बसावट थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की। इनकी सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी और मकानों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गलियों में खुलते थे। इनका एक ही अपवाद है जो कि लोथल में है। लोथल में मुख्य सड़कों पर मकानों के दरवाजे खुलते थे। बाकी सभी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए हैं और जिनके बारे में अध्ययन किया गया है उन सभी स्थलों में केवल एक लोथल ही ऐसा शहर पाया गया जिसके मकानों के मुख्य दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते हैं। बाकी सभी स्थलों पर मकानों के दरवाजे या मुख्य गेट जो होता है वो गलियों में खुलता था। क्वेश्चन नंबर 84, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? प्रेम विवाह को मित्रों गंधर्व विवाह के अंतर्गत रखा जाता है। जिस प्रकार आज लव मैरिज होती है उसी प्रकार गंधर्व विवाह है वो प्रेम विवाह के अंतर्गत आता था। इस प्रकार का विवाह है वो क्षत्रियों में प्रचलित था। क्षत्रिय राजकुमार जिस राजकुमारी या जिस लड़की को पसंद करता था उसको वो लेकर भाग सकता था। इस प्रकार भाग करके उसके साथ में बाद में विवाह कर लिया जाता था। इस प्रकार का विवाह है वो गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता था। क्वेश्चन नंबर 85, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल है वो बंदरगाही नगर था। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? मित्रों प्रथम 3 वेदों को वेद त्रयी माना जाता है, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये तीनों ही वेद त्रयी माने जाते हैं, जबकि अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मित्रों मांडा है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के मांडा नामक स्थान पर चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का ये सर्वाधिक उत्तरी स्थल है वो मांडा है। मित्रों यहाँ पर मैं सभी स्थल बता देता हूँ आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है वो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। वहीं हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है वो वर्तमान महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में दैमाबाद है। और सबसे पश्चिमी स्थल है वो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है जिसका नाम है सुतका गैंडोर और जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। वहीं सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए तो वो वर्तमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आलमगीरपुर नामक स्थान है जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो सबसे अधिक ऋग्वैदिक सभ्यता के स्थल है वो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे थी। तो सरस्वती नदी है वो वर्तमान में लुप्त हो गई है, लेकिन सर्वाधिक स्थल है वो सिंधु और सरस्वती के किनारे पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार होता था? तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाही नगर है वो लोथल था। तो लोथल से एक राक्षस 2 मुँह राक्षस की मोहर मिली है जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की वो मोहर है। तो ऐसा माना जाता है कि लोथल से समुद्री व्यापार है वो डायरेक्ट मेसोपोटामिया के साथ में होता था। तो लोथल है वो इसका उत्तर होगा। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल का डायरेक्ट समुद्री व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 90, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? मित्रों ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और इसी
सूक्त में कहा गया है, 10वें सूक्त में, 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में, कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की और उदर यानी पेट से वैश्य की और जंगा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति है वो विराट पुरुष के जंगा यानी पैरों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मित्रों, मालवा को अवंतिका के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? मित्रों, ये प्रश्न इस प्रकार है कि हल, टेराकोटा का बना हल किस प्राचीन हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से मिट्टी के हल की प्रतिकृति है वो हमें प्राप्त होती है। और ये क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मिट्टी का हल या टेराकोटा का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है या हल की प्रतिकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मिट्टी का बना हल जो कि टेराकोटा का बना हुआ है, यह है वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। बनवाली जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? मित्रों, बिंबिसार है वो हर्यंक वंश का शासक था। बिंबिसार की हत्या है उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और अजातशत्रु की हत्या है वो उसके पुत्र उदयन ने की थी। और इसलिए मित्रों, इतिहास में हर्यंक राजवंश को पितृहंता राजवंश माना जाता है। तो हर्यंक वंश के जो भी राजकुमार होते थे वो अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी हत्या लेते थे, इसलिए हर्यंक राजवंश को पितृहंता वंश के नाम से या पितृहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है। तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। मित्रों, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ये दोनों ही है वो अजातशत्रु के समकालीन थे और अजातशत्रु के हम उम्र थे। क्वेश्चन नंबर 94, किस प्रकार का मृदभांड या पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो मित्रों, द्वितीय नगरीकरण है वो गंगा घाटी में हुआ था और गंगा घाटी में उस समय है वो उत्तर वैदिक काल चल रहा था यानी महाजनपद काल, और उस समय कालक्रम है वो रहा है 6ठी शताब्दी BC यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। उस समय है वो उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन या मृदभांड है वो प्रचलित थे। जहाँ जहाँ से उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन या मृदभांड प्राप्त हुए हैं वहाँ से लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और यहीं से द्वितीय नगरीकरण यानी गंगा घाटी में नगरीकरण की शुरुआत मानी जाती है। तो प्रथम नगरीकरण है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, वहीं द्वितीय नगरीकरण है वो गंगा घाटी की सभ्यता में हुआ था। गंगा की घाटी में है वो द्वितीय नगरीकरण हुआ था जो कि उत्तरी भारत में था केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्न में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा करवाया गया था? दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है उनका निर्माण है वो जैनों ने करवाया था। विमल शाह ने यहाँ पर 2 आदिनाथ के मंदिरों का निर्माण करवाया था जो कि गुजरात के शासक के सामंत थे। क्वेश्चन नंबर 96, जैनियों के पहले तीर्थंकर किन्हें माना जाता है? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है वो ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थंकर थे, वहीं 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी थे। मित्रों, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों का नाम मिलता है, अरिष्ट नेमि और महावीर स्वामी। अरिष्ट नेमि और महावीर स्वामी का वर्णन है वो ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 97, त्रिपिटक किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक मित्रों बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है। 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन 3 पिटकों की रचना है वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत की गई है। ये त्रिपिटक है वो धार्मिक रूप से बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है। महावीर की माता कौन थी? महावीर स्वामी की माता है वो त्रिशला थी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है?
जैन धर्म में 3 रत्न माने गए हैं, उनमें विश्वास, सही विश्वास, देखो मित्रों 3 रत्न है जैन धर्म के, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक आचरण। यानी सही ज्ञान प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र यानी विश्वास हो, सही विश्वास हो, और सम्यक आचरण यानी सद आचरण हो। सही दृष्टि है वो त्रिरत्न के अंतर्गत नहीं मानी गई है। तो त्रिपिटकों का संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, वहीं त्रिरत्न का संबंध है वो जैन धर्म से। और मित्रों आज का अंतिम क्वेश्चन है 100वां, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं? मित्रों जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही है वो यज्ञ में विश्वास नहीं करते हैं, जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं, और कर्मकांड में भी विश्वास नहीं करते हैं। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते हैं? तो आत्मा की मुक्ति में है वो विश्वास करते हैं। बाकी यज्ञ में यानी वो तो वेदों को मानते ही नहीं है, इसलिए यज्ञ तो हो ही नहीं सकता। जाति व्यवस्था का वो खंडन करते हैं, और कर्मकांड है वो वेदों के भाग है, तो इनको मानने का है वो उनका कोई औचित्य नहीं था। वो पुनर्जन्म में दोनों ही धर्म में वो विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा की व्याख्या की गई है, यानी आत्मा को वो मानते हैं, इसलिए वो मुक्ति को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? महात्मा बुद्ध ने प्राण है वो कुशीनगर में त्यागे थे, यानी समाधि ली थी। वहीं भगवान महावीर है वो पावा में है वो उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो मित्रों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।